हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट किरा। मैं रत्नाभा साहा आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। कुछ ही दिनों में SBI PO का प्री चालू होने वाला है। आपको पता है कि इस बार SBI PO ने बहुत सारे चेंजेस के साथ आए हैं। खास करके प्री में इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन का जो वेटेज बढ़ा है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े हैं, उसका एक इम्पैक्ट आपके एग्ज़ाम टेकिंग स्टाइल में आएगा। उसका एक इम्पैक्ट ऑब्वियसली आपके रिजल्ट्स पे भी आएगा। आपको जैसे पता ही है कि कभी भी कोई पैटर्न चेंज होता है या कोई मेजर शिफ्ट होता है तो उसके दो इफ़ेक्ट होते हैं। कुछ बच्चे हैं जो उस चेंज के हिसाब से अपनी ओरिएंटेशन को बदलते हैं और उस चेंज का फ़ायदा उठाते हैं और बेटर रिजल्ट्स लाते हैं, और बाकी बच्चे जो अपने आप को उस चेंज के हिसाब से ओरिएंट नहीं करते हैं, उनको उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। राइट? तो आप किस में होना चाहेंगे? ऑब्वियसली पहले वाले में। सेकेंड वाले में तो नहीं होना चाहोगे ना। राइट? तो पहले वाले में होने के लिए आपको इस चेंज के हिसाब से आपके एग्जाम्स टेकिंग स्टाइल और अगले 7-8 दिन का जो प्रिपरेशन है उसमें अपने आप को रीओरिएंट करना पड़ेगा। राइट? आपको जैसे पता है कि ये जो मेजर चेंज है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ना, वेटेज बढ़ना, ये हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में। तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर सेक्शन को किस तरह से आप बेटर हैंडल कर पाओ ताकि आपको एक बेटर रिजल्ट मिले, वो आपको पता होना ज़रूरी है, और वही हम आज इस सेशन में करेंगे। अब आप में से कुछ लोगों का SBI क्लर्क प्री हो गया है और कुछ लोग अभी SBI क्लर्क प्री देंगे इस हफ्ते। लेकिन ये जो सेशन है ना, 2 SBI PO प्री के लिए ओरिएंटेड है, बिकॉज उसके लिए भी हमारा टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। ये आपके SBI क्लर्क प्री में भी हेल्प करेगा, क्योंकि जो ओरिएंटेशन में बात करने वाला हूँ वो अगर आपने क्लर्क प्री में भी अप्लाई कर दिया तो आपके क्लर्क प्री का जो अटेम्प्ट्स है, जो एबिलिटी टू मैनेज द टाइम स्लॉट है, वो भी बहुत नॉचेस ऊपर चला जाएगा, एंड यू वुड हैव अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर्स इन द क्लर्क प्री टू। PO प्री में तो ये डायरेक्टली एप्लीकेबल है, इवन इन क्लर्क प्री में भी एप्लीकेबल है। तो आपका क्लर्क प्री हो गया है, नहीं हुआ है, इन दोनों केसेस में आप ये सेशन को ठीक से देखिए। PO प्री के लिए तो इसको डायरेक्टली अप्लाई कीजिए, और क्लर्क प्री जिनका नहीं हुआ है वो इसको एक लिमिटेड वे में उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं फ़ायदा निकालने के लिए। ठीक है? और इस पूरे सेशन को देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में 2 क्वेरीज की रिस्पॉन्स दीजिए। इन क्वेरीज के रिस्पॉन्स से मुझे आपको हेल्प करने में और आसानी होगी, और आप मेरे एक्सपीरियंस का, मेरे नॉलेज का बेस्ट फ़ायदा अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उठा सकते हैं अगले 5 से 10 दिन में। ठीक है? राइट? तो वो क्वेरीज क्या है वो पहले देखेंगे, और फिर देखेंगे इन चेंजेस का SBI PO प्री में क्या इम्पैक्ट है, और उसके लिए हमें क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन के अंदर, अपने मॉक टेकिंग के अंदर, अपने एग्जाम में टेस्ट टेकिंग के अंदर। राइट? तो पहले उन क्वेरीज को देख लेते हैं जिनका रिस्पॉन्स मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर लेक्चर। वो क्या है? देखिए, आपका जो अगला 7-10 दिन है SBI PO प्री तक, उसमें आपको अगर कुछ मेजर चेंजेस अपने अंदर लानी है ताकि आप अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म कर पाएं, तो वो आएगा अगर वो स्ट्रैटेजी, वो चेंजेस आप अपने मॉक टेकिंग में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है? तो यहां पे मैं बहुत सारे आपको गाइडेंस देने वाला हूं जिससे आप एग्जाम कैसे लोगे उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये एग्जाम आप लेके प्रैक्टिस कहां करोगे? मॉक्स के थ्रू। तो अगर आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं उसको आपको एक्शन में देखना है और हेल्प होगा आपको, कि अगर मैंने एक मॉक लेके दिखा दिया कि इस तरह से जो मैंने बोला है उसको इंप्लीमेंट करना है, तो कमेंट सेक्शन में डालिए कि सर प्लीज टेक अ मॉक टू गाइड अस फर्दर। ठीक है? तो मैं वो कर दूंगा अगर आप लोगों को लगता है कि उसके हेल्प होगा। दूसरा, कोई भी टॉपिक जो प्री से रिलेटेड, वो चाहे क्लर्क प्री से हो, PO प्री से हो, अगर आपको इमीडिएट हेल्प चाहिए उसमें कि वो अब किससे ठीक से नहीं हो पा रहा है, अगर मैं उसको प्री में कैसे हैंडल करना है उसके बारे में आपको गाइड कर सकूं, तो उस टॉपिक के बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है? राइट? अब देखते हैं कि हमारा जो इम्पैक्ट है SBI PO प्री पैटर्न का, जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, वो क्या होगा। देखिए, पहला इम्पैक्ट जो होने वाला है वो ये है कि वो तो हमें पता ही है कि इंग्लिश इज नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिसाइडिंग फैक्टर। राइट?
ये ही वो फैक्टर है जो आपका 40% ऑफ द मार्क्स कैरी करता है एसबीआई पीओ प्री में। और कट ऑफ बताओ या आपका परफॉर्मेंस बोलो, ये सारे मेजरली एक बहुत बड़ा चंक उसका इंग्लिश के स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा। यस और नो, राइट? तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। ये आपको भी समझ में आता है फ्रॉम द स्कोर्स दैट इज मार्क्स दैट इज अलॉटेड टू इट। अब इससे हमें चेंजेस क्या क्या एक्सपेक्ट करने को दिखता है। एक तो ये है कि अब क्वेश्चन हो गए 40, जो पहले थे 30। अब ये 40 क्वेश्चन में क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, एक चेंज तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस और आरसी ज़्यादा हो, राइट? हो सकता है 2 हो सकता है उससे ज़्यादा, छोटे छोटे पैसेज बेस्ड आरसी और या पैसेज बेस्ड दूसरे क्वेश्चन या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाता है, राइट? अब इसके इंक्रीज होने के चांसेस अगर बढ़ जाते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन आएंगे, और एक जो चांस हमें दिखता है जो हम सोच सकते हैं कि ये जो चेंज आया है ये हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए किया गया है तीनों सेक्शन को। जैसे आपके क्वांट में या रीजनिंग में जो टाइम लगता है एक क्वेश्चन को करने में, वो इंग्लिश में नॉर्मली थोड़ा सा कम लगता है, राइट? अब अगर उनको इंग्लिश उसी लेवल पे चैलेंजिंग बनाना है जैसे क्वांट और रीजनिंग, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और अगर वो ये बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? उनको लॉजिकल एलिमेंट, रीजनिंग एलिमेंट ऑफ इंग्लिश क्वेश्चंस को बढ़ाना पड़ेगा, राइट? तो ये 2 मेजर चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप बोल सकते हो कि सर क्वेश्चन बढ़ाया तो थोड़ा सा आसान होना चाहिए ना, और वो हो भी सकता है, लेकिन अगर हम ये सोच के तैयारी करें कि क्वेश्चंस आसान आएंगे तो हम बेटर तैयार होंगे, या अगर हम अगले 10 दिन ये सोच के हमारी तैयारी को ओरिएंट करेंगे कि क्वेश्चन चैलेंजिंग आएंगे तो हम बेटर तैयार होंगे, ऑब्वियसली सेकंड वाले केस में हम बेटर तैयार होंगे, राइट? तो यही 2 अजम्पशन या एक्सपेक्टेशन हम रखेंगे। और एक चीज जो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 240 क्वेश्चन कर दिए हैं, जो टाइम है वो तो सेम रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड अभी क्रिटिकल बन गया है, पहले से भी ज्यादा, इजंट इट, राइट? तो आपका स्पीड जो है वो भी ज्यादा क्रिटिकल बन गया है। तो हम लोगों को 2 तरह से इस चैलेंज को हमारे पास मैनिफेस्टेशन होके आ रहा है, और इस चैलेंज को हम लोगों को जब एक्सेप्ट करके इसकी तरफ हमें सोल्यूशन निकालना है, तो भी हमें इन दोनों चीज़ों को दिमाग में रखते हुए करना है कि हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्योंकि बढ़ रहा है, हो सकता है कि लॉजिकल एलिमेंट ऑफ दोज क्वेश्चंस और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस बढ़े, और इसके वजह से जो स्पीड है वो भी हमें और बढ़ानी पड़ेगी, और स्मार्टली हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, राइट? एक्यूरेसी तो है ही है, एक्यूरेसी से स्कोर आएगा, बट स्पीड से अटेम्प्ट आएगा। तो अब इसके लिए हम क्या करें? तो 5 टिप मैं आपको दूंगा। इन 5 टिप को अपने दिमाग में सेट कर लो ताकि आप इनके ऊपर नेक्स्ट 10 दिन प्रैक्टिस कर सको, अपने मॉक्स में, अपने प्रैक्टिस में, और आप बाकियों से बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी तैयारी को कर सको। तो पहला टिप क्या है? पहला टिप दोस्तों ये है कि आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली पहले ही मर्तबा पढ़ लीजिए, ठीक से पढ़ लीजिए। मतलब जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो कोई भी क्वेश्चन, वो चाहे किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो, उसको ये अज्यूम करते हुए मत पढ़िएगा कि पहली बार की पढ़ाई में मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये इंग्लिश में मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे री रीडिंग करते हैं। तो अगर आप ये री रीडिंग करते हो, बार बार पढ़ते हो, राइट, ये आपको बंद करना पड़ेगा। क्यों बंद करना पड़ेगा? कि दोस्त 40 क्वेश्चन है आपके पास, मिनट तो वही 20 है, तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए 30 सेकंड पर क्वेश्चन है, तो री रीडिंग का तो टाइम है नहीं ना ज़्यादा। कुछ क्वेश्चंस में री रीडिंग ज़रूरी हो सकता है, वो कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो मैं जब आप लोगों के साथ क्वेश्चंस करूंगा और जब मॉक्स करूंगा तो मैं आपको बताते रहूंगा, बट ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको री रीडिंग करना नहीं है। जैसे ये बहुत मैंने देखा है कि व्हेन यू आर, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ग्रामर के क्वेश्चन आप कर रहे हो, आपने धीरे धीरे अपने रूल्स को लगाते हुए, जो रूल्स आपने सीखे हैं उनको लगाते हुए एक बार क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, राइट? आपको एक आइडेंटिफिकेशन आ गया, मार्क करो, आगे बढ़ो। और नहीं आया तो दूसरी बार, मैक्सिमम सेकेंड टाइम पढ़ो। लोग क्या करते हैं, उसको 4-5 बार पढ़ते हैं देखने के लिए, राइट?
एंड देन आंसर करने के बाद भी पढ़ते हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट टिप में बात करूंगा। तो आंसर करने से पहले बार बार क्वेश्चन को मत करो, और ये अजम्पशन के साथ जाओ, जो पहली बार आप पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ो, विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़ो, विथ फोकस पढ़ो और उसको ठीक से समझो, राइट। ये आपका टाइम बचाएगा, स्पीड बढ़ाएगा, नहीं तो आप कैसे वो 40 के 40 क्वेश्चन कर पाओगे और अपना अच्छा स्कोर लेके आ पाओगे, नहीं पाओगे ना। दूसरा टिप क्या है, डोंट डबल चेक आंसर्स। ये मैंने बोला था कि पिछले वाले में कि इवन आफ्टर आंसरिंग, आंसर करने के बाद भी बच्चे क्या करते हैं कि अपने आंसर को रीचेक करते हैं, रिवाइज करते हैं उसी टाइम पे। अगर आपके पास 20 मिनट में 5 मिनट बच गया, 15 मिनट में पेपर हो गया, उसके बाद आप रिवाइज कर रहे हो, रीचेक कर रहे हो, वेल एंड गुड। लेकिन आपके क्वेश्चंस अभी बचे हैं, उस टाइम पे रीचेक और रिवाइज करना इज शेयर स्टुपिडिटी फ्रॉम आवर साइड। ये बेवकूफ़ी मत कीजिए प्लीज, ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादातर मैंने देखा है ग्रामर और वोकैब में होते हुए, कि मेरे को उसमें जब मैंने मार्क किया तब मुझे बहुत श्योरिटी नहीं था, तो और एक बार पढ़ के देख लेता हूँ उसी टाइम पे, राइट। अच्छा, मुझे एक चीज़ इसमें मुझे बताइएगा कि अगर आपने ऐसे 100 बार रीचेक किया, कितने बार आपने आंसर को चेंज किया, कितने बार आंसर को चेंज किया? आप देखोगे दैट number of times that you have changed the answer after rereading is not more than 5 to 10 times, 5% to 10% टाइम्स, उससे भी कम ही होता है। ज़्यादा टाइम पे आप आंसर को चेंज नहीं करते हो अनटिल अनलेस आप एकदम थॉरोली कंफ्यूज हो, आपकी तैयारी हुई नहीं है, आप अक्कर बक्कर बॉम्बे वो खेल रहे हो। अगर वो खेल रहे हो तो फिर बात ही नहीं आती। बट a well prepared person does not change his or her answer after rechecking at that point of time। आगे जाके चेंज कर सकते हो जब आपके पास टाइम है, सोच समझ के, अगर अपने उस टाइम पे नहीं करते हो तो इसका मतलब ये 5% टाइम जो आप करते हो उसमें भी सही होता है, गलत होता है, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। हो सकता है आपने जो चेंज किया वो ही गलत होता है। तो इसका पर्पस क्या है? कोई पर्पस नहीं सॉल्व होता। देयरफॉर स्टॉप डबल चेकिंग योर आंसर। याद रहेगा? ओके, तो ये करना है। इससे क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि हमारा पर्पस है स्पीड को बढ़ाना, एक्यूरेसी को मेंटेन रखते हुए, और ये वो है। टिप नंबर 3 क्या है? डोंट बिकम अ टाइम मैनियक। जैसे ही मैं बच्चों को बोलता हूं कि दोस्त आप टाइम का ध्यान रखो, तो पीपल बिकम मैनियक ऑफ टाइम। मतलब वो टाइम क्या ही ध्यान रखते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग क्या ध्यान भूल जाते हैं, वो रखते ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है दोस्त। देखो, टाइम इज इंपॉर्टेंट, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन करते वक्त फोकस नहीं करोगे, आप क्वेश्चन करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो ये आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जब मैं एक एसबीआई क्लर्क का मेमोरी बेस्ड पेपर प्री का सॉल्व करके दिखा रहा था, तब भी मैंने बताया था। वो सेशन अगर नहीं देखा तो देख लो। जिन लोगों का एसबीआई क्लर्क प्री है उनको तो बहुत हेल्प मिलेगा, इवन पीओ प्री को भी हेल्प मिलेगा। तो उसमें मैंने क्या बताया था, अभी 2 दिन पहले जो किया था, कि दोस्त अगर आपका क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तब आपका उस तरफ फोकस नहीं होगा, तो वो तो गलत होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। तब अगर आप टाइम के बारे में सोचते रहोगे तो नहीं होगा। तो आप एक टाइम स्लॉट बांध दो फॉर द टाइप ऑफ क्वेश्चन, और ये टाइम स्लॉट बांध के उसके अंदर अगर आपका पेपर वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो देन लीव दैट क्वेश्चन एंड मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप उस क्वेश्चन में फिर टाइम बर्बाद मत करो। बट जब तक आपने वो टाइम बांधा है, मान लो 30 सेकंड का टाइम बांधा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप के लिए, और उस क्वेश्चन को आपने 30 सेकंड में क्रैक नहीं कर पाया, तो उसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व मत हो जाओ, उसके साथ एक ईगो टसल में मत चले जाओ जो मुझे ये क्वेश्चन करना ही करना है। आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, राइट। बट जब तक उसको कर रहे हो उस 30 सेकंड के अंदर फुल फोकस के साथ आपको वो करना है। क्लियर है? अब देखते हैं टिप नंबर 4 क्या है। टिप नंबर 4 ये है कि आपको कोई भी वाइल्ड गेस नहीं करना है। अब एक चीज मैंने नोटिस किया है कि जिनकी इंग्लिश स्कूल लाइफ में बहुत अच्छी नहीं थी, या जो वर्नाकुलर मीडियम से आए हुए हैं, उनके दिमाग में ना एक थॉट, मिस्टेकन थॉट दिमाग में घुसा दिया गया है कि क्योंकि वो बचपन से इंग्लिश नहीं पढ़े हैं तो उनका इंग्लिश उस तरह से अच्छा नहीं होएगा जितना उन लोगों का होगा जिन्होंने बचपन से इंग्लिश पढ़ा है, जो बचपन से इंग्लिश में मोरलेस ठीक है। तो इनको ये लगता है कि उनका जो गेसेस है, जो इन लोगों का इंग्लिश बचपन से अच्छा है, उनका वाइल्ड गेस भी करेक्ट होता है। पर ये तो सच बात नहीं है ना। वाइल्ड गेसेस उन लोगों का करेक्ट नहीं होता, ये आप लोगों की गलत फहमी है। और पहली बात तो ये समझिए कि आपको जो इंग्लिश मिलता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो आपकी इंग्लिश का
टेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो आपकी लॉजिकल एबिलिटी इन इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस समझना। अगर सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट लेते तो डायरेक्ट वोकैब का क्वेश्चन आता, अगर सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट लेते तो डायरेक्ट ग्रामर का क्वेश्चन आता। यहां पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पास? एरर स्पॉटिंग, एरर करेक्शन, कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, ये सब क्वेश्चंस इंक्लूडिंग वोकैब, ग्रामर, सब में आपकी लॉजिक लगेगी उसको सॉल्व करने में। और इस पर्टिकुलर एरिया में जिसको इंग्लिश पहले से आता है और जो इंग्लिश का ठीक से तैयारी कर रहा है, अभी इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए दूसरों का वाइल्ड गेसेस करेक्ट होता है, ये तो होता ही नहीं है। हां, कुछ लोगों का इंग्लिश लॉजिकल स्किल्स अच्छे होने की वजह से, बिकॉज दे हैव रेड अ लॉट, दे हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, उनका इंट्यूजन ठीक होने लग जाता है। वो अलग बात है, वो वाइल्ड गेस नहीं है, राइट? वो आपका भी होने लग जाएगा जब आपकी भी प्रैक्टिस वैसी होगी। पर सिर्फ उसी के बलबूते पे एग्जाम क्लियर होता है? नहीं। आपके एग्जाम क्लियर होने के लिए आपका इंट्यूशन इंग्लिश में डेवलप होना जरूरी नहीं है। वो हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो भी आप फ्लाइंग कलर्स में इंग्लिश के सेक्शन में टॉप कर सकते हो। क्लियर करना तो छोड़ दीजिए, टॉप कर सकते हो इवन विदाउट दैट। ठीक है, राइट? सो ऐसे मिसकंसेप्शन मत रखिए और वाइल्ड गेसेस एकदम मत कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टिप नंबर 5, एनालाइज मॉक्स। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मॉक एनालाइज करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि 5 मॉक्स प्रॉपर एनालिसिस के साथ देना इज मच बेटर देन 10 मॉक्स विदाउट एनालिसिस। मतलब मान लीजिए आपने 5 मॉक दिए और उनको उतने ही टाइम देके प्रॉपरली एनालाइज किया, इससे आपको जो फायदा मिलेगा वो मच मच बेटर देन 10 मॉक को देना है। जस्ट अटेम्प्टिंग करना और उसका स्कोर देखना विदाउट एनालाइजिंग, इट इज मच 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 बेटर देन। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये एनालाइज करेंगे कैसे? हाउ डू वी एनालाइज दीज मॉक्स? तो उसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं, लेकिन इसको आपको इंप्लीमेंट करना है हर मॉक में अब से एसबीआई पीओ प्री तक, और आप देखिएगा कि कितना बड़ा चेंज ये आपके अंदर ला सकता है ओनली इन 5 to 7 days, राइट? और दैट इज द पर्पस व्हाई आई हैव कम टुडे, सो दैट आपका ये जो टाइम पीरियड है वो बर्बाद ना हो जाए। नाउ हाउ डू वी एनालाइज द मॉक? पहला स्टेप आपके एनालिसिस में है पेपर को देना। जब आप पेपर देने बैठते हैं, मान लीजिए इंग्लिश की सेक्शन की बात करते हैं हम लोग, इंग्लिश की सेक्शन में आप जब पेपर देने बैठते हैं तो आपके पास 20 मिनट्स होता है। तो ये 20 मिनट्स जो है, इसका जो पहला 1 मिनट है वो आप पेपर के थ्रू गो थ्रू कर लीजिए। एक स्ट्रैटेजी बनाइए, किस ऑर्डर में, स्ट्रैटेजी मतलब किस प्रायोरिटी में, किस ऑर्डर में आप क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और उसके बाद उसी स्ट्रैटेजी के तहत आप मॉक को अटेम्प्ट कीजिए, राइट? ओके, ये पार्ट है जो स्टेप 1 है, किस तरह से करना है, इसका पूरा आपको मिल जाएगा। जो मैंने बोला एसबीआई क्लर्क का जो मैंने प्री के मॉक दिया है 2 दिन पहले, उस पे उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में होगा, और वो आप जाके भी देख सकते हो, उस पे आपको दिख जाएगा कैसे करना है। अगर आपको चाहिए कि एसबीआई पीओ के लिए भी मैं ऐसा एक करके दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जैसे मैंने बोला कि उस क्वेरीज का आंसर दीजिए, तो उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। नाउ यहां पे ज्यादातर लोगों का ध्यान रखिए, अब आता है असली गाइडेंस की। ज्यादातर लोगों का यहीं पे जो है मॉक का यूटिलिटी खत्म हो जाता है। पता है, ज्यादातर लोग इसी स्टेप को पूरा स्टेप मान लेते हैं, और यहीं पे होती है बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं सिर्फ बैंकिंग की बात नहीं कर रहा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपका मॉक का पर्पस यहां तक है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? इसके बाद क्या होगा ना, यहां तक नहीं होता है, नॉर्मली स्टेप 2 तक होता है, स्कोरिंग योरसेल्फ, मतलब अपना स्कोर देख लिया, राइट? यहां तक लोगों का होता है। तो ये गलत क्यों है? आप भी करोगे, स्टेप 2 तक आप भी करोगे, स्कोर योरसेल्फ भी करोगे, देखोगे कितना आपका स्कोर आया है, पर इसके बाद आप क्या एक्स्ट्रा करोगे? आप मान लो टोटल प्री का जो एग्जाम है वो 1 घंटा लगता है। अब आप उसके बाद तीनों सेक्शन को उठाओगे, मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करता हूं स्पेसिफिकली, और उसमें जो आपके गलत क्वेश्चंस हुए हैं और जो अनअटेम्प्टेड हुए हैं, ठीक है, अनअटेम्प्टेड है, इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को आप री अटेम्प्ट करोगे। स्टेप 3,
आप रीअटेम्प्ट करोगे, राइट। ये मैं इंग्लिश के हिसाब से बोल रहा हूं, बट ये स्ट्रैटेजी आपके हर सेक्शन में काम आती है, इंग्लिश में भी, क्वांट में भी और रीजनिंग में भी, और ये आपको करना ही चाहिए अगर आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, रीअटेम्प्ट तो किया, तो इसमें आपने 30 सेकंड से 1 मिनट जो भी जिसमें जितना टाइम देना है, लेकिन फ्रेश दिमाग से उसके ऊपर सोच के आपने उसको आंसर किया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि अब जैसे आपने ये रीअटेम्प्ट कर लिया, तो मान लेते हैं कि आपका 40 में से 30 क्वेश्चन पिछले बार आपने अटेम्प्ट किया था, आपके 25 सही हुए थे और 5 गलत हुए थे, तो फिर अनअटेम्प्टेड कितने हुए? 10। तो आपके टोटल 15 क्वेश्चंस जो है ये आपने रीअटेम्प्ट किया, राइट। और इस बार आपने देखा कि इन 15 क्वेश्चंस में आपके 11 सही हुए और 4 गलत हुए, ठीक है। तो 11 सही हुए, 4 गलत हुए। अब आपको क्या दिखा कि rather than 25 करेक्ट, आपका 36 करेक्ट होना चाहिए था और 4 गलत होना चाहिए था। तो 36 और -4 का 1, मतलब आपका स्कोर होना चाहिए था 35। ये होना चाहिए था आपका स्कोर, जिसके बट आपका स्कोर आया था क्या? 23.75। तो ये आपका कैपेबिलिटी है 35, ये आपका नया स्कोर है, ये आपका ओल्ड स्कोर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटिंग न्यू स्कोर। तो रीअटेम्प्ट के बाद आपका न्यू स्कोर कैलकुलेट कीजिए, और याद रखिए आपने मॉक में आपके स्कोर कितने आए वो आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, वो आपका रिजल्ट है। आपकी कैपेबिलिटी है ये न्यू स्कोर। और इसीलिए मैंने बोला कि जो लोग इस स्टेप 1, 2 में मॉक को छोड़ देते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वो मॉक का फायदा ही नहीं निकालते हैं। तो ये आपकी कैपेबिलिटी। अब देखिए क्या होगा, और ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं, बाकी सेक्शन में भी ऐसा ही होगा, बल्कि वहां पे जो आपको डिफरेंस दिखेगा क्वांट और रीजनिंग में भी ज्यादा मिलेगा। तो आप फिर सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि दोस्त, जब मुझे 35 मिल सकता था तो मुझे क्यों 24 मिला, 23 मिला। तो ऑब्वियसली मेरे स्ट्रैटेजी में को रिव्यू करके चेंज करने की दरकार है, उसको चेंज करने की जरूरत है अभी। और नेक्स्ट मॉक जब नेक्स्ट दिन आप लोगे, नेक्स्ट मॉक जब नेक्स्ट दिन लोगे, तो उसमें उस रिव्यूड और चेंज स्ट्रैटेजी को पेपर के हिसाब से आप अप्लाई करोगे, राइट। तो ये फीडबैक लूप हो गया आपके स्टेप 1 पे। तो स्टेप 5 इज अ फीडबैक लूप टू स्टेप 1। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनालिसिस, एंड दिस इज द वे यू शुड एनालाइज योर मॉक्स टू गेट द मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ द मॉक्स। 5 से 6 मॉक्स के बीच में आप देखोगे जहां पे आपका एवरेज स्कोर 20-22 पे अटक रहा था, वहां पे वो एवरेज स्कोर बढ़ के 25 से 30 पे चढ़ा गया। मतलब एक 20% तक का इंपैक्ट, 20 to 30% तक का इंपैक्ट आपको दिख सकता है इन ओनली 7-8 डेज। नॉलेज बढ़ा के नहीं, आपके टेक्निक ऑफ टेस्ट टेकिंग को चेंज करते हुए। क्लियर, राइट। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर आप मॉक दे रहे हो, उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो वेस्ट है, ठीक। सो अब जब आपने ये पूरा सेशन समझ लिया, मेरे 2 क्वेरीज का आंसर दो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट और एक क्वेरी का भी आंसर दे सकते हो। पहला क्वेरी तो क्या था मेरा कि क्या आपको चाहिए कि जिस तरह से मैंने मॉक लेने को कहा है स्टेप 1, स्टेप 2, उस स्टेप 1 को आप मुझे करते हुए देखना चाहते हो क्या? अगर आप मुझे करते हुए देखना चाहते हो तो वो मैं ऐसा एक सेशन लेके आऊंगा और उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। और आपको किन टॉपिक्स में मैक्सिमम इश्यूज हो रहे हैं प्री एग्जाम में, वो चाहे क्लर्क के हो, पीओ के हो, उसमें अगर गाइडेंस चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में डालिए, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है और उसी हिसाब से आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज उस पर्टिकुलर एरिया में मैं आपको दे पाऊंगा, ठीक है, राइट। और जो तीसरा क्वेश्चन मैंने सोचा कि वो भी ऐड कर दूं कि आपको अगर चाहिए कि मॉक तो दे दिया, पर सर एक एनालिसिस करवा के भी दे दो कि कैसा आप एनालिसिस करोगे। एक मॉक हम लोग देंगे और उसका एनालिसिस करके दे दो। अगर आपको वो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। देखो, कमेंट में मेरे साथ बात करो, बिकॉज तभी मैं आपके बारे में ज़्यादा जानूंगा और मैं आपको और ज़्यादा आपसे रिलेवेंट, आपको जो फेस हो रहा है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाऊंगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। लग जाओ अपने तैयारी में और SBI PO प्री का जो चेंज पैटर्न है उसका फायदा निकालो इस बार और बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कोर्स लेके आओ। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।